व्याख्या था प्रथम प्रश्न पत्र इकाई राष्ट्रवाद का उदय, और इसमें कांग्रेस अधिवेशन की हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र तक हमने 10 अधिवेशनों को देख लिया था। अल्फ्रेड वेब जो तीसरे ब्रिटिश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो मद्रास जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1894 में 26 दिसंबर को, वहां पर उनके निर्देश मतलब उनकी अध्यक्षता में 10वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 11वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो पूना में हुआ है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। जरा यहां से बिना वक्त गंवाए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखिएगा, तो 11वां कांग्रेस का अधिवेशन है ये, 11वां 11वां कांग्रेस अधिवेशन। और आप देखिएगा ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं जिन्होंने भारतीयों का एक राजनीतिक संगठन, भारतीयों की राजनीतिक आवश्यकता को पहचानते हुए, ब्रिटिश हुकूमत की नीयत को पहचानते हुए अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार किसी भारतीय नेता के द्वारा दौरा करके जन समर्थन जुटाया गया। स्पेशली जब आईसीएस जो सिविल सेवा थी, भारतीय जानपद जो सेवा थी, उसको उसमें जो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1876 में जो बदलाव किए गए थे कि आपने उम्र जो परीक्षा में बैठने की जो उम्र थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, उसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जन समर्थन जुटाने के लिए भारत भर का दौरा किया। 1876 में आपके द्वारा आपके साथी जो थे शिवनाथ शास्त्री जी, कृष्ण मोहन बनर्जी, आनंद मोहन घोष, इनके साथ मिलकर आपने एक संस्था इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। और आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक संगठन जो था वो यही इंडियन एसोसिएशन था। और इसने जो भारत भर का जो दौरा किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, उनसे उनको जन समर्थन जो मिला, जो सुझाव मिला, उसका एक ज्ञापन पत्र तैयार किया और ज्ञापन पत्र तैयार करके बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर लाल मोहन घोष के साथ के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लंदन भेजा था। आनंद मोहन बोस का क्या कद था इसके संस्थापक सदस्य में इंडियन एसोसिएशन में, उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय रैंगलर के नाम से भी हम जानते हैं। अब आप जानते हो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की का जो इंडियन एसोसिएशन था उसके 2 राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे 1883 में और 1885 में, ठीक दिसंबर माह में। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, हालांकि पिछले सेशंस में मैं इन पर चर्चा कर चुका हूं कि कांग्रेस ने कार्य पद्धति, संगठनात्मक ढांचा पूरा इंडियन एसोसिएशन से उठाया है। और इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो गतिविधियां अपनाई गई और इसको जो जन समर्थन मिला, तभी लॉर्ड डफरिन के काल में जो पूरी ब्रिटिश मशीनरी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की नेतृत्व में वो एक्टिवेट हुई। आनंद फानन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया जो आगे जाके कांग्रेस कहलाया। उसके भी वार्षिक अधिवेशन आप जानते हैं दिसंबर में ही होता है, जैसा कि अभी तक हम पिछले सत्र तक 10 अधिवेशनों को हम लोग देख चुके हैं। उन सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कांग्रेस के इस 11वें अधिवेशन में जो 27 दिसंबर 1895 को पूना में हुआ, यहां मौका मिला। आप आइडिया लगा लीजिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कद क्या था, देखिएगा जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। तो 11वां कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहा है वो 27 दिसंबर 1895 को हो रहा है और याद रखना कहां पर हो रहा है, पूना में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता, इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इनके बारे में पूरा परिचय मैं आप लोगों को दोबारा दूंगा। ये इन सेशन, इन क्लासेस की सबसे विशिष्ट बात होगी कि बार बार जब तक तथ्य आएगा मैं मैटर को रिपीट करूंगा ताकि कभी ना कभी तो आपको याद हो। कहां तक आप वीडियो को रिवाइंड कर करके पढ़ते रहोगे। क्लियर है सब। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कुछ बातें सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को देश बंधु के नाम से भी पुकारा गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इसी संदर्भ में एक विशिष्ट नोट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से भी पुकारा जाता है। CF एंड्रयूज याद रखना। CF एंड्रयूज को हम
दीन बंधु के नाम से भी पुकारते हैं। एक बात, ये बात हो गई। तो अब दो तथ्य आपके सामने आ गए कि जी देश बंधु किसे कहा गया है और दीन बंधु किसे कहा गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बात भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। और इंडियन एसोसिएशन के बारे में मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये भारतीय सिविल सेवा में सुधार की मांग करने वाला प्रथम संगठन था। कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय स्तर का प्रथम राजनीतिक संगठन था। क्लियर? भारत भर का दौरा करने वाले ये प्रथम नेता थे, ये बात भी याद रखिएगा। तो इंडियन एसोसिएशन की पहचान क्या थी? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन, किसे जाना गया है? वो है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है सर, आप कुछ भी कह लीजिए, भूमिका या जो भी समझो, लेकिन अब आप पढ़ लीजिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण तथ्य इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे सामने आता है या सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संदर्भ में, भारत भर का दौरा करके जन समर्थन जुटाने वाले प्रथम राष्ट्रीय नेता का सौभाग्य भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को प्राप्त हुआ है। अब नतीजा क्या निकला कि जो जन समर्थन मिला उसके आधार पर आपने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईसीएस परीक्षा में सुधार की मांग की एवं इस हेतु पहली बार जो आंदोलन चलाया गया वो आंदोलन कहलाया भारतीय जानपद सेवा आंदोलन। याद रखिएगा, भारतीय जानपद सेवा आंदोलन। ठीक, और इस हेतु ये जो आंदोलन चला, ये जो जन समर्थन मिला, इस हेतु बैरिस्टर लाल मोहन घोष के साथ एक ज्ञापन पत्र भारतीय बौद्धिक वर्ग, युवाओं, शिक्षित मध्यम वर्ग की तरफ से ज्ञापन पत्र, याद रखना, इंग्लैंड भेजा गया। इसी इंडियन एसोसिएशन, इसी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। आप आइडिया लगाइएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कद क्या था, और यदि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नहीं रोका जाता तो क्या कांग्रेस उस मुकाम तक पहुंच पाती जो हमारे दिलो दिमाग में बिठा दिया गया। निश्चित तौर पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गतिविधियों से भयभीत होकर उनके आक्रामक जो अभियान था इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व में, उससे घबराकर फिर डिसॉल्व किया गया इंडियन एसोसिएशन को और मर्ज किया गया। आइएगा, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, और आप सोचिएगा इतने कद्दावर नेता को पहले 10 अधिवेशनों में अध्यक्ष नहीं चुना गया। आप इससे कांग्रेस का मंतव्य और जो वेडनबर्न ने अपनी मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जो जीवनी में लिखा है, आगे देखिएगा। जो मैं इंडियन एसोसिएशन की आपसे चर्चा फिलहाल कर रहा हूं, हम यहां पे लिख देते हैं क्यों इंडियन एसोसिएशन का पूरा अभियान इतना आक्रामक था। जरा इसके संस्थापक सदस्यों को एक बार देखने का प्रयास करना। सबसे पहले तो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको आइडिया लग जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का परिचय मैंने आपके सामने दे दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक परिचय और है, आप वही कद्दावर नेता हैं जिन्होंने 1905 में 16 अक्टूबर को जब लॉर्ड कर्जन ने
बंगाल का विभाजन किया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता यही कद्दावर नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप इनका कद समझिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, लिख देते हैं जी, इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यही सज्जन जिनको हमने कहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप नोटिस करना, दूसरे संस्थापक सदस्य हैं शिवनाथ शास्त्री। अब आप इस व्यक्ति का भी कद देखिएगा, शिवनाथ शास्त्री, जिन्होंने 1876 में क्या कहा, युवक जो शिक्षित भारत का मध्यम, शिक्षित मध्यम जो बौद्धिक वर्ग है भारत का, ठीक है, को शपथ दिलाई। ये पहला कार्यक्रम किया गया इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। आप सोचना ये कितनी बड़ी चोट थी पूरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिल जाती यदि ये सफल हो जाते इनके कार्यक्रम। इसलिए डिसॉल्व किया गया इंडियन एसोसिएशन को, मर्ज किया गया एक षड्यंत्र के तहत, को शपथ दिलाई गई। भैया क्या शपथ दिलाई गई कि नवयुवक सरकारी नौकरी को त्यागेंगे, नवयुवक सरकारी नौकरी को त्यागेंगे, ठीक है। दूसरी शपथ क्या दिलाई है, ये और इंपॉर्टेंट है, भविष्य में नवयुवक सरकारी नौकरी का बहिष्कार करेंगे। भविष्य में नवयुवक सरकारी नौकरी का, याद रखना भैया जी, बहिष्कार करेंगे। आप अब सोच के देख लीजिए, क्लियर। तीसरे जो सज्जन हैं वो हैं कृष्ण मोहन बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के। और चौथे सदस्य हैं इनके आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के बारे में जान लीजिए। आनंद मोहन बोस को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय रैंगलर भी कहा गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय रैंगलर भी पुकारा गया। इस तरह के लोग थे। तो होता क्या है भैया कि इंडियन एसोसिएशन के 2 राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। इंडियन एसोसिएशन के कुल 2 राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुए। और ये राष्ट्रीय सम्मेलन किस नाम से पुकारे गए, जरा ये भी देख लीजिएगा। ये राष्ट्रीय सम्मेलन पुकारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिन्हें कि बोला गया है राष्ट्रीय सम्मेलन। पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1883 दिसंबर। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1885 वही 28 दिसंबर। दैट टाइम जो पहला कॉन्फ्रेंस था इंडियन नेशनल यूनियन का, भारतीय राष्ट्रीय संघ का, जो आगे जाके कांग्रेस कहलाया, इसलिए इंडियन एसोसिएशन के सदस्य उस तथाकथित कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हो पाए। अब आप नोटिस करना कि इतनी आक्रामक गतिविधियां थी कि एलन ऑक्टेन ह्यूम या ब्रिटिश मशीनरी को क्यों चिंतन करना पड़ा। चिंतन यह हुआ कि
अब आप इस बात से समझ लीजिएगा, कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में, कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन था, अब आप जानते हैं कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन है वो होता है 28 दिसंबर 1886 में। कहां पर? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सम्मेलन में इंडियन एसोसिएशन का विलय, इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। नो डाउट रिसोर्सेज किसके पास थे? कांग्रेस के पास, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी के रूप में लाया गया इसको। आकर्षण, प्रचार प्रसार, कुल मिलाकर स्वतंत्र होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में देते उसे यहां पर समाप्त कर दिया गया। इस तरह के नेता को 1895 के दिसंबर पूना में जो 11वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहां पर इन्हें अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में जो नरम दलीय नेता थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा यहां पर कि हमें राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, सामाजिक मुद्दों के, सामाजिक सरोकार के सम्मेलन यहां पे आयोजित किए जाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इन सम्मेलनों के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक इस सम्मेलन में मौजूद थे, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया कि इस तरह के सामाजिक मुद्दों की चर्चा करना राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान हटाने के बराबर होगा। हमारा जो एक उद्देश्य है कि हम ब्रिटिश नीतियों से हमें संघर्ष करना है, हम अपने ही अंदरूनी मसलों में उलझकर रह जाएं। प्रकार से बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेताओं के इस तर्क से कि सामाजिक मुद्दे राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य है उससे ध्यान भटका देंगे हमारे इस पवित्र कार्य और उद्देश्य का, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं। अतः बाल गंगाधर तिलक जैसे जब नेता ने इस बात पर थोड़ी सी असहमति जताई तो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन आयोजित करने का जो प्रस्ताव था उसे एक तरह से छोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर इस कांग्रेस अधिवेशन में याद रखना जो प्रमुख निर्णय लिया गया वो निर्णय क्या था कि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन आयोजित, ये राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेताओं के की असहमति के बाद अस्वीकार कर दिया गया या छोड़ दिया गया। तिलक की असहमति के बाद एक तरह से त्याग दिया गया। अब देखो यहां से जो प्रश्न हमारे सामने बनेगा, अमूमन जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि क्या वजह थी कि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार नहीं किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो एक तरह से विरोध दर्ज किया गया उसके पीछे का तर्क क्या था? उसके पीछे का तर्क ये था, इनका ये कहना था कि सामाजिक सम्मेलन कांग्रेस में विभाजन कर देंगे, क्योंकि उससे पहले बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता वाले कांग्रेस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई थी कि धार्मिक प्रश्न कांग्रेस के सम्मेलनों में नहीं उठाएंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों में कहीं ना कहीं धार्मिक पुट आएगा ही आएगा। तो ये विरोध दर्ज किया गया था। ये कहा गया, मैं कारण भी देता हूं यहां पर, कि सामाजिक सम्मेलन
कांग्रेस में विभाजन को बढ़ावा देने, सामाजिक सम्मेलन कांग्रेस में विभाजन को प्रेरित करेंगे, या यूं कहें कि अंग्रेजों को हमारे सामाजिक ढांचे की कमियां, खोखलापन का मालूम चलेगा और वो प्रहार करेगा। संभवतः तिलक इस बात को समझ चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी कारक, कुछ भी शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में पहुंचा दी जाए कि वो रोल प्ले कर सकें डिवाइड एंड रूल। उससे बचने के लिए यहां पर विरोध दर्ज किया, असहमति दर्ज की बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आप समझना, ये जो चैनल है, ये जो क्लासेस हैं, ये सिंपल आपको फैक्ट्स डिलीवर नहीं कर रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं इनके पीछे रिसर्च बेस्ड जो एनालिटिकल अप्रोच होती है वो आपके सामने रखी जाए। 12वां अधिवेशन देखिएगा, ये और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है सर। अब है हमारे सामने 12वां कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित होता है रहीमतुल्ला सायानी की अध्यक्षता में। 28 वही तारीख वही है, 28 दिसंबर 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सायानी की अध्यक्षता में। यहां पर वंदे मातरम का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गायन किया गया। इस अधिवेशन में धन निष्कासन का सिद्धांत स्वीकार किया गया जो दिया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा, और यहीं पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो 11वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ने अकाल संबंधी प्रस्ताव रखा। आइएगा, तो 12वां अधिवेशन संपन्न हो रहा है 28 दिसंबर 1896। कहां पर संपन्न हो रहा है? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, अध्यक्ष है हमारे सामने रहीमतुल्ला सायानी। अब यहां पर क्या क्या गतिविधियां होती हैं देख लीजिएगा। किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन, ये गायन किसके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अब आप सोचिएगा, यदि वंदे मातरम सांप्रदायिक होता तो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बौद्धिक, जो कि उस समय के सामाजिक ताने बाने के सबसे बड़े पैरोकार थे, क्या वो गाते? एक बात। दूसरी बात, रहीमतुल्ला सायानी जैसे मुस्लिम अध्यक्ष कैसे स्वीकार करते? इसका मतलब इससे जानबूझकर विवाद का विषय बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक टूल के रूप में कार्य कर रही थी, जिसको हम टूल किट कहते हैं, डीप स्टेट के रूप में कार्य कर रही थी। मेरा पक्का मानना है ब्रिटिशर्स की तरह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे डिवाइड एंड रूल। जब उन्होंने देखा धीरे धीरे कि कांग्रेस असल में राष्ट्रीय एकता का मंच बन रहा है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तो उन्हें उनका जो भी थिंक टैंक था वो इस तरह से लगा कि वो क्या चीजें हैं, विभाजनकारी शक्तियां जिन्हें उछाला जाए और इस ताकत को तोड़ा जाए। तो पहले तो बंगाल विभाजन किया गया, फिर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। इसी के साथ साथ एक और चीज उठा दी गई कि जी वंदे मातरम में तो बुत परस्ती की जा रही है, भूमि को, जो कि सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पीस है, उसको एक मेटलिस्टिक फैक्टर है, उसको देवी मानकर पूजा की जा रही है, और इस्लाम तो इसके विरुद्ध है। हम कैसे इसका गायन कर सकते हैं? बाकी तो कांग्रेस के महान नेता, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इस चीज पर, आप समझदार हैं। तो आप सोचिएगा कि यदि ये सांप्रदायिक था वंदे मातरम का गायन, तो यहां क्यों हुआ, और यदि सांप्रदायिक नहीं है तो बाद में विरोध क्यों हुआ? बाकी में बौद्धिक जो मेरा जो पाठक वर्ग है, जो श्रोता वर्ग है, जो ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है, वो समझदार है, अपना मंतव्य निकालते रहिए। पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। वंदे मातरम के बारे में बतला दें कि जो सन्यासी विद्रोह था
जो पहला विद्रोह जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, सन्यासी विद्रोह पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास लिखा गया था, द्वारा लिखित उपन्यास या नाटक कहें इसको, आनंद मठ। आनंद मठ की एक पहचान ये भी है, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित प्रथम भारतीय ग्रंथ द्वारा लिखित आनंद मठ में इस वंदे मातरम का उल्लेख हुआ है। ठीक, तो आनंद मठ के बारे में फिर एक बात आप और समझ लीजिएगा, लिख देता हूं मैं। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित ग्रंथ, प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आनंद मठ। इसके अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। क्लियर है? सुनना की तो वंदे मातरम का गायन यहां पे पहली बार हुआ। दूसरी बात, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अकाल संबंधी प्रस्ताव रखा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना गया है, द्वारा अकाल प्रस्ताव रखा गया। इसी 12वें अधिवेशन में 1896 कलकत्ता के अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने हुई। यह महत्वपूर्ण क्या हुआ, जरा इसे भी समझिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत स्वीकारा गया। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकलेगा? महत्वपूर्ण तथ्य ये निकल रहा है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। धन निष्कासन, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनका जो एक लेख था। धन के निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट और खून का दरिया भी संबोधित किया है। नादिर शाह के आक्रमण से भी बड़ी लूट बतलाया है। आरसी दत्त ने तो जो धन का निष्कासन का सिद्धांत है, इसको पहली बार किसी कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया कि यस, ड्रेन ऑफ वेल्थ इज अ मैन कॉज ऑफ आवर पॉवर्टी। हमारे एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा इक्विपमेंट है, ब्रिटिश इक्विपमेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन वेरियस फॉर्म्स। ये 12वां कांग्रेस अधिवेशन था। आप आइडिया लगाइएगा, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1896 को रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ, ये क्यों ऐतिहासिक सिग्निफिकेंट हुआ? इट वाज हैविंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इन इट्स ऑन रेजोल्यूशंस। इसके जो भी प्रस्ताव थे कि वंदे मातरम का पहली बार यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गायन किया गया, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत यहाँ पहली बार स्वीकार किया गया, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्हें देश बंधु के नाम से पुकारा जाता है, उन्होंने अकाल संबंधी प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है 13वां अधिवेशन जो 1897 में 27 दिसंबर को महाराष्ट्र में अमरावती में हुआ। इसकी अध्यक्षता सी शंकरन नायर के द्वारा की गई। ये भी काफी बड़े ब्रिटिश सपोर्टर थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसी अधिवेशन में अश्विनी कुमार दत्त ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा बोला। मैं बोलूं तो आप कह सकते हो कि आप चूंकि इस विचारधारा को, अश्विनी कुमार दत्त को क्या कहोगे जनाब? आइएगा देखते हैं 13वां अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन, ये अमरावती में हो रहा है। 27 दिसंबर 1897 कहां पर संपन्न हो रहा है? याद रखना, अमरावती महाराष्ट्र में, और इसकी अध्यक्षता की गई सी शंकरन नायर के द्वारा। अध्यक्ष
सी शंकरन नायर। अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य निकल कर आया, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस अधिवेशनों को जो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होते थे, कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा पुकारा। 3 दिन का तमाशा पुकारा, संबोधित किया। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा किसने कहा और किस अधिवेशन के दौरान बोला। ये 13वां अधिवेशन था, अमरावती कांग्रेस अधिवेशन था 1897 का, जिसकी अध्यक्षता सी शंकर नायर के द्वारा की गई। पुनः इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य आनंद मोहन बोस, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पहले रेंगलर थे, भारतीय रेंगलर। अगला जो 14वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ 29 दिसंबर 1898 को मद्रास में, वहां पर अध्यक्ष चुने गए। चलो यहां पर स्पेस बाकी है, तो अब हम लेते हैं 14वां अधिवेशन। आइएगा, कांग्रेस का 14वां कांग्रेस अधिवेशन, यहीं पर देख लीजिए, अपने पास स्पेस है। ये हो रहा है 29 दिसंबर 1897 तक तो हम लोग आ गए हैं। 98 कहां पर हो रहा है, मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता करी आनंद मोहन बोस ने। इनका परिचय दे दूं आनंद मोहन बोस का। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, पहली बात तो। दूसरी बात, इनकी ख्याति थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय रेंगलर। मैं बार बार बतला चुका हूं, लिख चुका हूं पिछले स्लाइड में, तो लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इस अधिवेशन की कुछ प्रमुख गतिविधि हमारे सामने नहीं आती है। 15वां अधिवेशन लखनऊ में, रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त, ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति आय का पहली बार वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले ये आर्थिक वैज्ञानिक थे। 27 दिसंबर 1899 को जो लखनऊ में 16वां कांग्रेस, नहीं 16वां नहीं, 15वां, जब 15वां अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करी आर.सी. दत्त साहब ने। एक कार्य समिति का यहां पर गठन किया गया, जिसमें कुल 45 सदस्य चुने जाते थे। पहली बार कांग्रेस का एक संविधान यहीं पर स्वीकृत किया गया। पारित तो पहले हो गया था। इसी कांग्रेस अधिवेशन में जो रमेश चंद्र दत्त, क्योंकि ये बहुत बड़े आर्थिक विश्लेषक थे, आर्थिक वैज्ञानिक थे, पहली बार लैंड सेटलमेंट, भू राजस्व के स्थायी निर्धारण कि आप किसानों से जो आपको लैंड रेवेन्यू जो वसूलना है उसको फिक्स कीजिए। तो काश्तकारी कानून, एक एग्रीकल्चर आप एक्ट, काश्तकारी कानून बना दीजिए। इसके लिए रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता वाले लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। आई थिंक यहां तक की बात। अगला देखिएगा, 15वां कांग्रेस अधिवेशन। आइएगा, इंपॉर्टेंट है 15वां कांग्रेस अधिवेशन ये लखनऊ के अंदर संपन्न हो रहा है। 27 दिसंबर 1899 को कहां पर संपन्न हो रहा है, याद रखना, लखनऊ में। और इसके अध्यक्षता की है रमेश चंद्र दत्त, जिन्हें
कि हम आर.सी. दत्त भी कहते हैं, ये रजनीपाल दत्त से अलग हैं। याद रखना, ये आप कह सकते हो इन्हें प्रथम भारत के आर्थिक वैज्ञानिक या विश्लेषक। ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा इस बात को, ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन आपने किया, आर.सी. दत्त ने। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यस, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इनकी एक बहुत प्रसिद्ध बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच इज रमेश चंद्र दत्त। अब इनकी अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक कार्य समिति का यहां पे गठन हुआ, कुल 45 सदस्यों वाली, जिसको कार्य निर्धारण, विषय वस्तु निर्धारण का चयन करना होता था। कांग्रेस का जो पूरा जो वर्किंग जो मेथड था, स्टाइल था। पहली बार इसी अधिवेशन में, पहली बार कांग्रेस का इसी अधिवेशन में लखनऊ में कांग्रेस संविधान स्वीकृत किया गया। यहीं पर आपको मालूम है कि जो 7वां कांग्रेस अधिवेशन था नागपुर वाला 1891 का, पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता वाला, वहां पर कांग्रेस संविधान पारित हुआ था। स्वीकृत इस अधिवेशन में हुआ, 15वें अधिवेशन में। नोट लगा लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। सातवां कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1891। भैया कहां पर यह संपन्न हो रहा है? नागपुर में। किसकी अध्यक्षता में? पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू। क्या हुआ था यहां पर? पहली बार यहां पर कांग्रेस संविधान का प्रस्ताव यहां पारित हुआ कि कांग्रेस का भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाना चाहिए। और वो कांग्रेस संविधान 1899 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार हुआ। अब आप इस बात से देख लीजिए कि यहां पर टीचिंग का अप्रोच क्या है इन सेशंस में। इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को इसको आप कहते हैं एनालिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री। सो मेरा प्रयास यही है कि काफी एनालिटिकल अप्रोच रखी जाए इन सब चीजों में। तो यहां पर कांग्रेस संविधान स्वीकृत हुआ क्योंकि ये आर्थिक विश्लेषक थे आर.सी. दत्त, क्योंकि ये आर्थिक वैज्ञानिक थे। तो फिर क्या हुआ कि यहां पर पहली बार लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट भूमि बंदोबस्त संबंधी प्रस्ताव भी यहां पर रखा गया कि किसानों के साथ हमें जो टैक्स वसूलना है उसका स्थायी निर्धारण किया जाए। इसके लिए काश्तकारी कानून बनाया जाए प्रस्ताव। और इसके लिए याद रखना सरकार से
काश्तकारी कानून बनाने की मांग भी रखी गई। आप सोचिएगा, ये 15वां जो कांग्रेस अधिवेशन है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। 1900 वाला जो 16वां अधिवेशन है 26 दिसंबर को हुआ, वो लाहौर में हुआ, एनजी चंद्रावरकर की अध्यक्षता में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, सोलहवां कांग्रेस अधिवेशन। 16वां कांग्रेस अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1900 एडी को कहां पर संपन्न हो रहा है? लाहौर में। और किसकी अध्यक्षता में? याद रखना, एनजी चंद्रावरकर की अध्यक्षता में। कोई विशेष यहां पर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो हम इसे ज्यादा इस पर जोर नहीं देंगे। लेकिन जो अगला प्रस्ताव, जो अगला अधिवेशन था 1901 का, जो थोड़ा जल्दी हुआ 23 दिसंबर को कलकत्ता में, दिनशा इदलची वाचा की अध्यक्षता में, वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार यहीं पर मिस्टर एम के गांधी ने भाग लिया था, याद रखिएगा। और पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में जोगेश चंद्र चौधरी द्वारा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जो कि कांग्रेस अधिवेशनों की फिर एक स्थायी परंपरा बनती चली गई थी। दिनशा इदलची वाचक इस कांग्रेस अधिवेशन में न केवल अध्यक्ष चुने गए, बल्कि सेक्रेटरी भी चुने गए, यानी कि पहला मौका था जबकि अध्यक्ष सचिव एक ही व्यक्ति चुना गया, दिनशा इदलची वाचक। तो अगला देखिएगा, 17वां कांग्रेस अधिवेशन। याद रखिएगा, 17वां कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ 23 दिसंबर 1901 को। कहां पर हो रहा है? कलकत्ता में। ये हो रहा है दिनशा इदलची वाचा, दिनशा इदलची वाचा की अध्यक्षता में यह हो रहा है। प्रमुख विशेषता क्या है? अध्यक्ष एवं सचिव दिनशा इदलची वाचा अध्यक्ष एवं सचिव की संयुक्त भूमिका में थे इस कांग्रेस अधिवेशन में। इस कांग्रेस अधिवेशन की जो प्रमुख गतिविधियां हुई वो क्या था, जरा देखिएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है। पहली बार मिस्टर एम के गांधी, पहली बार एम के गांधी ने किसी कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। क्लियर है? और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण यहां पर उल्लेखनीय कार्य हुआ, जोगेश चंद्र चौधरी द्वारा इस अधिवेशन में, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इधर एम के गांधी और जोगेश चंद्र चौधरी। जोगेश चंद्र चौधरी ने पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में औद्योगिक प्रदर्शनी के आयोजन की परंपरा
के आयोजन की स्थायी परंपरा। यहीं से, इसी कांग्रेस अधिवेशन से आरंभ की थी, जो बाद के कांग्रेस अधिवेशनों में एक क्या कहना चाहिए, स्थायी परंपरा बनती चली गई। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में किस कांग्रेसी सदस्य के द्वारा औद्योगिक प्रदर्शनी लगाए जाने की परंपरा आरंभ की गई। 18वां जो कांग्रेस अधिवेशन था, 17 हो गए, वो पुनः सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में अहमदाबाद में हुआ, 1902 वाला। उसके बाद लाल मोहन घोष को, जो कि सदस्य थे इंडियन एसोसिएशन के, बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर, जो कि इंडियन एसोसिएशन के ज्ञापन पत्र को लेकर, जिसमें कहा गया था कि इंडियन जो भारतीय जानपद सिविल सेवा है, उसमें जो 1876 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने, भाई साहब, जो उम्र घटा दी थी परीक्षा में बैठने वाली 21 से 19 वर्ष, उसको बढ़ा दिया जाए। वो ज्ञापन पत्र लेकर जो लाल मोहन घोष पहुंचे थे, उन्हें मद्रास 1903 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 18वां कांग्रेस अधिवेशन याद रखिएगा, ये अधिवेशन अहमदाबाद में संपन्न होता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, 23 दिसंबर 1902। राइट, 23 दिसंबर 1902 कहां पर आयोजन हो रहा है? अहमदाबाद में। किसकी अध्यक्षता में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। तो कुल मिलाकर इंडियन एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्यों को कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया, क्योंकि वो भी नरमपंथी ही थे और संभवतः कांग्रेस में पूरी तौर पर रच बस गए थे उस रंग में। अगला जो हुआ 19वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में 26 दिसंबर 1903 को, वो लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में हुआ। 8, 18 और ये 19वां। कांग्रेस अधिवेशन 26 दिसंबर 1903 कहां पर? मद्रास में। किसकी अध्यक्षता में? याद रखिएगा, लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में। और लाल मोहन घोष कौन है, जरा ये देख लीजिएगा। इंडियन एसोसिएशन के आईसीएस भर्ती परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाने संबंधी ज्ञापन पत्र को ब्रिटेन ले जाने वाला बंगाली वकील एवं इंडियन एसोसिएशन के सदस्य ये थे लाल मोहन घोष। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में विभिन्न कांग्रेस अधिवेशनों से संबंधित दी गई जानकारी आपको काफी फ्रूटफुल लगी होगी, काफी यूजफुल लगी होगी आपके फोर्टकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट सेशन में मैं सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता वाले बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन 1904 से अपनी कहानी आरंभ करूंगा। ये वही सर हेनरी कॉटन हैं
जिन्होंने कभी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। चर्चा करेंगे हम अगले सत्र में, तब तक आप लोग पढ़कर खोजिएगा। सर हेनरी कॉटन का हमने पिछले सत्र में ही चर्चा करी थी। एक बड़ी प्रसिद्ध कोटेशन थी किसी एक अच्छे मूवमेंट को लेकर। क्या था वो? इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।